जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास में हम आपको जो है अ, अगला सेक्शन जो पांचवा पार्ट आपको पढ़ाने वाले हैं, जो कि चैप्टर चल रहा है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। मतलब किस तरह से पौधों में लैंगिक जनन होता है और लैंगिक जनन के पश्चात जो है उसमें फल का निर्माण होता है, बीज का निर्माण होता है, फिर उस बीज के द्वारा क्या होता है कि एक पौधे का विकास होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि पौधे इस धरती के सबसे महत्वपूर्ण अंश हैं, है कि नहीं, जो एक तरह से क्या करते हैं कि परितंत्र को, इकोसिस्टम को मेंटेन रखते हैं। अगर इस धरती पर बेटा पौधे नहीं होंगे ना, तो उससे होगा क्या कि पृथ्वी विनाश की ओर बढ़ जाएगी, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी, पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ेगा, सारा सिस्टम क्या होगा, अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो उन्हीं पौधों की हम बात कर रहे हैं और उन्हीं पौधों में हम आज चर्चा करने वाले हैं जो मादा पुष्प के बारे में। मादा पुष्प में हम लोग वर्तिका के बारे में पढ़ चुके हैं, वर्तिका के बारे में पढ़ चुके हैं, अंडाशय के बारे में भी पढ़ चुके हैं, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। इन पर चर्चा हम लोग कर लिए हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। अब हम लोग बढ़ेंगे मादा युग्मक की तरफ। पौधों में जो मादा युग्मक बनता है, जो फीमेल गैमेटोफाइट बनता है, उसकी तरफ हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि यहाँ आपको ये संरचना दिखाई दे रहा है, बीच में आपको 2 पॉइंट जो बिंदु दिखाई दे रहे हैं वो एक्चुअली में क्या है, केंद्रक हैं। और ये केंद्रक क्या करते हैं कि लगातार समसूत्री या अर्धसूत्री, पहले तो ये समझ लीजिए कि समसूत्री विभाजन क्या है, अर्धसूत्री विभाजन क्या है। जो अर्धसूत्री विभाजन होता है ना, वो क्या करता है कि किसी भी चीज में से अगर विभाजन हो रहा है तो तोड़कर वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। समसूत्री विभाजन का मतलब है कि अगर कोई उसके अंदर केंद्रक है तो एक केंद्रक से 2 केंद्रक बन जाएगा और इस तरह से केंद्रकों की संख्या धीरे धीरे क्या हो जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, इतनी बात कंफर्म है। समसूत्री विभाजन कहाँ होगा, केंद्रकों में होगा। ठीक है, लेकिन जो अर्धसूत्री विभाजन होगा, जब बॉडी से कोई चीज अलग होती है तो वहां पर क्या होता है कि अर्धसूत्री विभाजन होता है, कि जैसे कि युग्मकों का निर्माण, उसमें गुणसूत्रों की संख्या, डीएनए या फिर जीन, ये सभी क्या होंगे, आधा आधा होंगे, हाफ होंगे। चलिए तो आज शुरू कर लेते हैं। ये डायग्राम में आपको दिख पा रहा है और चित्र में भी दिख पा रहा है कि आज हम चर्चा करने वाले हैं बीजांड की संरचना के बारे में। बीजांड का जो सबसे पहला भाग होता है, जिसे यहाँ पर हेडिंग मैंने दे रखी है, और यहाँ पर हम पढ़ाएंगे बीजांड वृंत के बारे में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं फनिकल। इंग्लिश में बोलते हैं फनिकल, हिंदी में बोलते हैं बीजांड वृंत। अब बीजांड वृंत के नाम से ही पता चल रहा है कि बीजांड वृंत बीजांड अंडाशय से जहां जुड़ा होगा, यहाँ पर हमने लिखा भी है कि जो बीजांड वृंत होता है, जो फनिकल होता है, वो क्या होता है कि अंडाशय के साथ जुड़ा होता है, उसका अटैचमेंट होता है। जहां से बीजांड जुड़ा रहता है उसी भाग को हम बीजांड वृंत या फनिकल के नाम से जानते हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ये संरचना देखो, जो ये संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये संरचना जाकर नीचे अंडाशय से जुड़ा होता है और यही बीजांड बाद में क्या होता है कि बीज में परिवर्तित हो जाता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये तो रहा बीजांड वृंत, समझ गए। बीजांड वृंत का मतलब अंडाशय से बीजांड जहां से अंडाशय से जुड़ा रहता है उसी भाग को हम क्या बोलते हैं, बीजांड वृंत कहते हैं। उसके बाद हम लोग चर्चा कर लेते हैं किसके बारे में, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे अध्यावरण के बारे में। तो जो अध्यावरण है ना, वो क्या करता है कि बीजांड को चारों तरफ से घेर कर रखता है। एक तो इसके बाहर की तरफ एक लेयर दिखाई दे रही है और एक तो इसके अंदर तरफ लेयर पाई जाएगी। तो जो बाहर की तरफ पाया जा रहा है उसको हम बाह्य अध्यावरण कहते हैं, जबकि बेटा जो अंदर पाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंतः अध्यावरण, है कि नहीं। तो बीजांड की जो सुरक्षा के लिए है ना, उसके प्रोटेक्शन के लिए आवरण क्या करते हैं कि चारों तरफ से इसको घेर कर रखते हैं, जिसको हम इंटेगुमेंट के नाम से भी जानते हैं। और ये क्या करते हैं कि बीजांड को एक तरह से सुरक्षा प्रदान करते हैं, ताकि ये किसी जीव के द्वारा या किसी बाहरी जीव के द्वारा या किसी भी कारक के द्वारा
इस पर आघात ना हो, चोट ना लगे, तो इसको क्या करता है, घेर कर रखता है। ये तो प्राकृतिक है ना। अब चर्चा कर लिए हम लोग बीजांड वृंत, उसके बाद हम लोग अध्यावरण। अध्यावरण में हमने ये देखा बेटा कि यहाँ पर दो तरह के आपको दिखाई देते हैं। एक तो बाहरी, बाह्य जो बाहर की तरफ है उसे बाह्य अध्यावरण कहते हैं, जो अंदर की तरफ है उसे अंतः अध्यावरण कहते हैं। एक होता है आउटर, एक होता है इनर टेगुमेंट, जो कि बीजांड को चारों तरफ से घेर कर रखता है। लेकिन बीजांड पर जो अध्यावरण है वो चारों तरफ घेर कर तो रखा है, लेकिन उसके जगह पर कुछ क्या होता है कि अपूर्ण होगा, खाली होगा, वहां पर नहीं पाया जाएगा। तो जहां पर अध्यावरण नहीं पाया जाता है, जहां पर अध्यावरण नहीं होगा, उस पार्ट को हम लोग बोलते हैं निभाग। क्या कहते हैं, निभाग कहते हैं, जो कि बीजांड वृंत के जस्ट क्या है, अपोजिट, जो ऊपर इस तरह की संरचना बनी हुई दिखाई दे रही है, उस संरचना को, जो वहां पर जो टिप वाली संरचना, जो ये वाली संरचना आपको दिखाई दे रही है, इसी संरचना को हम बोलते हैं निभाग। लेकिन ये जो नीचे वाली जो संरचना बनी हुई बेटा, इसको हम बोलते हैं बीजांड वृंत। और ये जो इसको चारों तरफ से घेर कर रखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं अध्यावरण। एक बाहर की तरफ है और एक अंदर की तरफ है। बातें क्लियर हैं? तो ये क्या करते हैं, बीजांड को चारों तरफ से घेर के रखते हैं। उसके बाद हम लोग चर्चा कर लेते हैं किसके बारे में, उसके बाद है बीजांड काय। बीजांड काय जो होता है वो क्या करता है कि बीजांड के अंदर कुछ मृदुतक कोशिकाएं होती हैं। मृदुतक कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं का समूह होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, बीजांड काय कहते हैं। क्या कहते हैं, बीजांड काय, या उसे हम न्यूसेलस कहते हैं। और बीजांड काय के मध्य में एक थैलीनुमा आपको संरचना दिखाई दे रही है, उस संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, भ्रूण कोश कहते हैं। भ्रूण कोश को इंग्लिश में एम्ब्रियो सेक कहते हैं। तो जो भ्रूण कोश होता है उसमें ही क्या होता है कि भ्रूण का निर्माण होता है, और वही भ्रूण जाकर जो परागकण है, वही परागकण जाकर भ्रूण कोश के अंदर रहता है। और भ्रूण कोश का मुख्यतः काम होता है कि वो भ्रूण को क्या करना, पोषण देना। और यही भ्रूण कोश बाद में भ्रूणपोष में चेंज हो जाता है। अब भ्रूणपोष जो होता है ना बच्चे, जैसे जो नारियल पानी पीते हैं, जैसे फ्री न्यूक्लियर मुक्त केंद्र की जो भ्रूणपोष है, तो जो नारियल आप पानी पीते हो वो एक्चुअली में भ्रूणपोष होता है, जो कि भ्रूणकोश के द्वारा बनता है। जो आप आटा खाते हो, जो आप बेसन खाते हैं, वो सब चीजें क्या हैं, वो सारी सारी चीजें हैं भ्रूणपोष। बात समझ में आ रही है? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो बेटा इनमें जो है भ्रूण कोश में 3 कोशिकाएं निभाग की तरफ पाई जाती हैं, जिन्हें हम एंटीपोडल या प्रतिमुख कोशिकाएं कहते हैं। तो ये जो हम आपको बता रहे हैं ना बेटा, ये बीजांड के अलग अलग पार्ट के बारे में बता रहे हैं कि बीजांड के कौन कौन सा हिस्सा होता है। उसके बाद हम लोग चर्चा कर लेते हैं किसके बारे में, भ्रूणकोश हो गया। तो भ्रूणकोश में ही क्या होता है, भ्रूणकोश ही बाद में भ्रूणपोष में चेंज हो जाता है, जो भ्रूण को पोषण देने का कार्य करता है, ताकि वो आगे चलकर एक पौधे के रूप में विकसित हो जाए। अब सोचो कि एक छोटे से भ्रूण में एक पूरे पौधे का जीवन होता है। कोई सोच सकता है कि एक बीज में एक बड़ा सा पौधा पनप रहा है। तो इसीलिए कभी भी किसी को छोटा समझने की गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसे बड़ा काम करने के लिए उसके अंदर का तूफान ही काफी है। ठीक है, तो उसके अंदर का तूफान ही काफी है। तो इसीलिए आप कितने भी ऊंचे पद भी पहुंच जाओ, सरकारी अफसर बन जाओ, या फिर कितने भी बड़े व्यक्ति बन जाओ, बड़े होने का मतलब है कि आपके पास बहुत ज्यादा पैसा आ गया, लेकिन हमेशा व्यक्ति को न्यूट्रल ही रहना चाहिए, उदासीन ही रहना चाहिए। यह आदमी थोड़ी सी सफलता पा जाता है, थोड़ी सी जो है कि इज्जत मिल जाती है, तो उसे लगता है कि बस मेरे अलावा तो कोई नहीं है, जो हूं मैं ही हूं। जिसके अंदर मैं आ गया उसके अंदर घमंड आ गया। ठीक, उसे तो लगेगा कि बस मैं ही बड़ा हूं। जिस तरह से ऊंट को लगता है कि बस
इस दुनिया में सबसे बड़ा जानवर तो मैं ही हूं। लेकिन एक कहावत है ना, ऊंट पहाड़ के नीचे तो आता ही आता है कि नहीं? ऊंट पहाड़ के नीचे आ जाता है, फिर उसे पता चलता है अरे यार ये पहाड़ तो मेरे से भी बड़ा है कि नहीं? इसलिए व्यक्ति को बहुत ऊंचाइयों पे जाने के बाद भी उसे न्यूट्रल ही रहना चाहिए, उसे उदासीन ही रहना चाहिए। हाँ, मेहनत किए हैं, सफलता मिली है, जश्न करो, मनाओ, लेकिन ऐसा ना करो कि आपका जो है सेलिब्रेशन किसी को दुख दे। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। आगे हम लोग बात कर लेते हैं। बेटा हमने चर्चा कर लिया है बीजांड वृंत के बारे में। यहाँ पे लिख लीजिए, बीजांड वृंत लिख लीजिएगा। बारी बारी से मैं यहाँ स्टेप बाय स्टेप जो है आपको स्क्रीन पर दिखाता जाऊंगा, आप इसको नोट करते जाइएगा। तो हम बीजांड वृंत के बारे में बात कर लिए हैं, अध्यावरण के बारे में बात कर लिए हैं, इसके अलावा बीजांडकाय के बारे में बात कर लिए हैं, निभाग के बारे में बात कर लिए हैं, फिर एंटीपोडल प्रतिमुख कोशिकाओं के बारे में चर्चा कर लिए हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो बेटा हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, कि आप देखोगे इसे जो वीडियो आपके यहाँ स्क्रीन पे चल रहा है, इसमें आपको दिख रहा है कि दो केंद्रक ऐसे दिखाई दे रहे हैं, पास पास में दिखाई दे रहे हैं। तो इसीलिए इनको हम बोलते हैं द्वितीयक केंद्रक। और यही जो द्वितीयक केंद्रक होता है ये क्या करता है कि निषेचन करेगा। अब जब निषेचन करेगा तो उधर से जो नर युग्मक आएगा, जो परागकण आएगा, परागकण के अंदर जो नर युग्मक है वो जब आके भ्रूणकोश में भ्रूण से निषेचन करेगा तो यहाँ पर दो केंद्रकों में से एक केंद्रक से आपस में मिल जाएगा। ठीक है, बाकी इसके अगल बगल की कोशिका, इसके बीच में जो आपको पूरा दिखाई दे रहा है इसको हम मध्य कोशिका कहते हैं, परंतु इसके अगल बगल की जो कोशिकाएं होती हैं उनको हम सहायक कोशिकाएं भी कहते हैं। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे तंतु रूप जो समुच्चय पढ़ेंगे, उसमें जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जो क्या करते हैं कि जैसे ही वर्तिकाग्र पर कोई परागकण आ जाता है तो उस परागकण को इंडिकेशन देने के लिए जो है सहायता करते हैं। फिर वो बुलाती है पराग जो तंतुमय समुच्चय है, वो क्या करती है, बुलाती है कि ठीक है परागकणों का। तो वो कभी कभी होता है ना कि जैसे मान लो किसी दूसरी जाति का पौधे का परागकण किसी दूसरे जाति के पौधे पर चला गया, तो देयर इज नो एक्सेप्टेड, वहां पर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसकी जो केमिकल कंपोजिशन है, उसके जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, अलग अलग है। तो बीजांड जो होता है वो फाइनली जो है उसके अंदर दो केंद्रक होते हैं, अगल बगल जो है सहायक कोशिकाएं होती हैं। ये सारे के सारे जो चीज है ये आपस में मिलकर क्या करते हैं कि एक बीजांड का निर्माण करते हैं। और यही बीज क्या होता है कि निषेचन के बाद यही जो बीजांड है यही निषेचन के बाद बीज में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, चीजें आपको समझ में आ गई, सारा कुछ देख लिया, ये विजुअलाइजेशन आप भी देख पा रहे हैं। और आज की क्लास यहाँ तक समाप्त होती है। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे बेटा मेगा स्पोरोजेनेसिस पढ़ेंगे, जिसमें हम गुरु बीजाणु जनन पढ़ेंगे। तो किस तरह से एक बीजांड में कोशिकाओं का निर्माण होता है, उसमें कितने केंद्रक होते हैं। वैसे जनरली मैं आपको बता देता हूं कि जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है तो 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है, 4 मेगा स्पोर्स बनते हैं जो कि गुरु बीजाणु माध्य कोशिकाओं के द्वारा बनते हैं, जिसमें से 3 क्या हो जाते हैं बेटा, नष्ट हो जाते हैं। लेकिन एक जो एक्टिव जो होता है, जो मेगा स्पोर होता है, वो जीवित रहता है। फिर उसके अंदर का जो न्यूक्लियस है वो लगातार माइटोसिस करता है, समसूत्री करता है, फिर 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, फिर ऐसे करके बनता जाता है। वैसे बना लेता है पूरा 8। लेकिन जैसे ही उसमें 8 केंद्रक बन जाते हैं तो क्या होता है कि कोशिका भित्ति की नींव पड़ जाती है। और यही कोशिका भित्ति क्या करती है, किसी भी जंतु को पौधे से क्या करती है, अलग कर देती है। बात समझ में आ रही है। हालांकि इस पर हम चर्चा करेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे, डिटेल में जानेंगे। बस आप इंतजार करिए, सब्र करिए, फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में
बारी बारी से चर्चा करते जाएंगे। और लास्ट में मैं ये कहूँगा कि चैनल बराबर देखते जाइए, समझते जाइए, लाइक करिए ना करिए, शेयर करिए ना करिए, इस सबसे कोई मतलब नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कि सिर्फ आपको पढ़ने से मतलब है। बस अपने ध्यान में रखना है कि हमको एक दिन जो हमने सोचा है, जो हमने सपना देखा है, उन बुलंदियों को छूना है और उन लोगों को करारा जवाब देना है जो ये कहते हैं कि तेरे से ना हो पाएगा, तेरे बस की बात नहीं है। उनको जवाब देना है। बस अंदर के तूफान को दबा के रखो और उसको सही दिशा में उसका प्रयोग करो। ठीक है। तमाम प्रकार के ताने, तमाम प्रकार के अभद्र व्यवहार, आपकी बेइज्जती, ये तमाम चीज होता रहेगा। ये सब बड़े ही शांति से सहते जाना और ये कहते जाना कि अपना भी समय आएगा। और एक बात ये भी है बेटा कि समय कभी भी आता नहीं है, समय को लाना ही पड़ता है। जितने भी मिडिल क्लास के लोग होते हैं, जिनके पिताजी या नौकरी कर रहे हैं या कह सकते हैं किसानी कर रहे हैं, जितने भी मिडिल क्लास के लोग होते हैं, उनको उनके पास भाग्य जैसी कोई चीज नहीं है। अगर उनके साथ भाग्य को जोड़ दिया जाएगा तो उनके जीवन से संघर्ष खत्म हो जाएगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। एक फेमस टीचर हैं जिनका नाम है अवध ओझा सर, ऐसा कहते हैं कि यदि मिडिल क्लास के व्यक्ति के जीवन से भाग्य जैसे शब्द जोड़ दिया जाएगा तो उसके जीवन से संघर्ष खत्म हो जाएगा, क्योंकि जीवन ही संघर्ष है और संघर्ष ही जीवन है। ऐसा नहीं कि तुम अकेले संघर्ष कर रहे हो, इस धरती पे रहने वाले जितने भी जीव हैं वो संघर्ष कर रहे हैं। चाहे वो एक कोष की हो, बहु कोष की हो, दिखने वाले हो चाहे ना दिखने वाले हो, चाहे पेड़ पौधे हो, पक्षी हो, हर जीव स्ट्रगल कर रहा है। और डार्विन ने ये कहा है कि समय के साथ जो अपने आप को बदलेगा नहीं वो नष्ट हो जाएगा। इसलिए समय देखो, अपने आप को बदलते रहो, परिवर्तित करते रहो। अब समय बदलने का मतलब ये नहीं कि कोई बुरी चीज आ गई या कोई ऐसी चीज आ गई जो समाज में आपराधिक तत्वों को बढ़ावा दे। इन सब चीजों को नहीं अपनाना है, इन सब से बचना है। चीजें क्लियर है एकदम बिल्कुल। तो बस ऐसे ही लगे रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, टेंशन मुक्त रहिए। मैं हमेशा कहूंगा कि टेंशन मुक्त रहिए, क्योंकि जीवन जीने के लिए मिला है, समझे। और अपना जो समय है, अपने समय को ऐसी जगह पर ही दो जहां से आपको कुछ अचीव हो, जहां आपको कुछ मिले। ठीक है। तो बस आज के लिए इतना बहुत है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और एक नए कह सकते हैं कि टॉपिक के साथ। और उस टॉपिक में हम चर्चा करेंगे किसके बारे में, हम लोग चर्चा कर लेंगे बीजांड की में किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है, किस तरह से उसमें कह सकते हैं भ्रूण का निर्माण होता है। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे बेटा किसके बारे में, दोहरा निषेचन पढ़ लेंगे। दोहरा निषेचन पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ लेंगे परागण के बारे में। ऐसे धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे और उसके साथ साथ हम 11th 12th 9th 10th ये सब भी धीरे धीरे चर्चा करेंगे। और जल्दी घबराइए मत, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए भी सब चीजें मिल जाएंगी, अवेलेबल होंगी, उस पर भी काम किया जा रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, नमस्कार।